हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रहेगा शक्तियों के हस्तांतरण पे। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। ठीक है, GS2 से इस पे क्वेश्चन हमेशा रहता है। 73वें और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से जो शक्तियों का हस्तांतरण किया गया ग्रास रूट लेवल पर, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा रहता है। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 रहेगा आज का। ठीक है, 13 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और 14 आपको होमवर्क रहेगा। और आप लोग जो उत्तर भेजते हैं उसको इमेज में मत भेजा कीजिए यार, ठीक है, दिक्कत होती है चेक करने में। और सिर्फ फ़ोटो खींच के उसकी PDF भी मत बनाया कीजिए, उसको प्रॉपर स्कैन किया कीजिए। कितना समय लगता है, 1 आध मिनट का समय लगता है। प्रॉपर स्कैन कीजिए, उसके बाद भेजिए। ठीक है, तो उससे हेल्प हो जाती है आपको भी। तो आप भी तो कल उस कॉपी को पढ़ेंगे ना, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इन सब बातों का ध्यान रखा कीजिए। क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का जो हस्तांतरण किया गया, इस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक स्तर से कम रही है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हमेशा से समस्या रही है। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त यहाँ पे आप उल्लेख कर दीजिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे 2-3 लाइनें आ जाएंगी। मेन बॉडी में यहाँ पे देखिए शक्तियों का हस्तांतरण के बारे में आपको विस्तार से बताना है। और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि संतोषजनक क्यों नहीं रहा, तो आपको इसके इसके आपको तर्क देना पड़ेगा। ठीक है, इसके पक्ष में आपको तर्क देना पड़ेगा कि ये संतोषजनक क्यों नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल्स आप कोट कर देना और लास्ट में हम लोग अपने उत्तर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे इंट्रो में बस आपको इतना ही बता देना कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया इन बॉडीज़ को, ULB को और RLBs को, वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया 1992 में जो हुआ था। और इसी के माध्यम से ये विकेंद्रीकरण शासन का ही प्रावधान किया गया। बस इतना सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन में। मेन पार्ट हमारा, जिसमें हमें 2 हिस्सों में अपना आंसर लिखना है। एक तो हमें शक्तियों का हस्तांतरण बताना है और दूसरा हिस्सा हमें लिखना है कि ये संतोषजनक क्यों नहीं रहा है। तो शक्तियों का हस्तांतरण तो यार देखो, प्रीलिम में जो भी फैक्ट पढ़े हैं ना आप, अब सब आपको यहाँ पे याद आ जाएंगे। आप 243 आर्टिकल को याद कीजिए, आप 243 को याद कीजिए, 243A को याद कीजिए, B को याद कीजिए, C को याद कीजिए, D को याद कीजिए, है ना। और तमाम आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टियर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ये शक्तियों का हस्तांतरण जो किया गया वो 3, ये जो त्रिस्तरीय संरचना है, ये यहाँ पे हमें दिखता है। जैसे ग्राम स्तर पर दिखता है, क्षेत्र स्तर पर दिखता है, क्षेत्र स्तर को मध्यवर्ती यहाँ पे सिस्टम भी बोला जाता है, और जिला स्तर पर ये पंचायत हमें दिखती हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल में जो गवर्नमेंट हैं, ये शक्तियों का हस्तांतरण को शो करता है। और इसी तरह नगरों में भी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में है, नगरों में नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। तो ये शक्तियों का हस्तांतरण में हो गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसी में, शक्तियों के हस्तांतरण में आप सब्जेक्ट का डाल सकते हैं, सब्जेक्ट वाला डाल सकते हैं जो हम लोग विषय पढ़ते रहते हैं कि रूरल लोकल बॉडीज़ में, ग्राम स्तर की जो संस्था हैं, इनको 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। और नगर लेवल की बात करें तो ये 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये भी शक्तियों का हस्तांतरण है, सबको अलग अलग काम है, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। तो यहाँ पे विषयों के माध्यम से भी कार्यों का हस्तांतरण किया गया। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसकी अलग व्यवस्था है। ये जो हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं 280 में, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन स्पेशली इन्हीं के लिए बनाई गई हैं, ULB के लिए और RLB के लिए। इन्हीं बॉडीज़ की फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए, अवलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई है, इन्हीं आर्टिकल्स के माध्यम से। तो यहाँ पे वित्तीय शक्तियों का भी आपको हस्तांतरण दिख रहा है राज्य वित्त आयोग के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स की बात हो या फिर शुल्क की बात हो, इनके संग्रहण की बात हो या फिर इनके रेगुलेशन की बात हो, तो ये सारे अधिकार भी दिए गए हैं टैक्स कलेक्शन के लिए और टैक्स के रेगुलेशन के लिए। इन बॉडीज़ को ऑथोराइज किया गया, अधिकृत किया गया। और एक पॉइंट आप यहाँ पे शक्तियों के हस्तांतरण में DPC को दे सकते हैं। DPC यानी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, इसका काम क्या रहता है, विकास योजना पर कार्य करने हेतु इस कमेटी की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आप हर एक क्षेत्र में यहाँ पे हस्तांतरण देख रहे हैं, चाहे वो कार्य का हो या फिर वित्त का हो या फिर शक्तियों का हो या फिर विकास योजना का लेआउट बनाने में हो, प्रारूप बनाने में हो। तो ये सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए पॉइंट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि वास्तविक हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण तो हुआ है, हमें दिखा है,
ऊपर हम लोगों ने देखा कि हस्तांतरण हुआ है, लेकिन ये वास्तविक हस्तांतरण से कितना दूर है यही हमें बताना है। यही हमें सेटिस्फाई करेगा, ये एग्जामिनर को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये कहाँ तक संतोषजनक नहीं रही है। देखिए, कार्यों का हस्तांतरण तो हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा अभी भी राज्यों पर डिपेंड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड है। इनकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इनके विवेक पर निर्भर करता है। दूसरी समस्या वित्त की समस्या, इस पर तो अलग से एक क्वेश्चन ही आता है मुख्य परीक्षा में कि ये जो यूएलबीज़ हैं, आरएलबीज़ हैं, ये वित्त की समस्या से आप कैसे यहाँ पे उनका समाधान करेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी आपको यही दिखा देना है कि वित्त की जो समस्या है, वित्त पे ये जो डिपेंड है बॉडीज़, ये अभी भी राज्यों पर डिपेंड है, केंद्रों पर निर्भर है। तीसरा पॉइंट आप डालेंगे कि ये जो यूएलबीज़ हैं और आरएलबीज़ हैं, यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़, ये अभी भी राज्यों की नौकरशाही इन पर बहुत ज़्यादा हावी है, ठीक है। ये आप कहाँ से दिखा देंगे, आप एक पॉइंट यहाँ पे इससे प्रूव कर सकते हैं कि ग्राम प्रधान जो है वो अभी भी निर्भर है, ब्लॉक लेवल प्रशासन पर अभी भी निर्भर है। अल्टीमेटली जो भी फंडिंग होती है वो बीडीओ के माध्यम से होती है ना, ये तो सब जान रहे होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है ये पीसीएस अधिकारी होता है, इसके माध्यम से होता है। और ध्यान रखना, ग्राम प्रधान एक संवैधानिक पद है ना, संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। यहाँ पे आप और भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं, ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करें। एक पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण का ये जो रिजर्वेशन दिया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए 243D में 33%, ठीक है, रिजर्वेशन दिया है। और इसके माध्यम से ग्राम स्तर पर भी चयनित हो रही हैं, है ना, इलेक्ट हो रही हैं, ब्लॉक लेवल पर भी हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रही हैं। तो यहाँ पे सीन क्या रहता है, यहाँ पे सीन तो वही है कि बस चेहरा महिला का हो जाता है, बाकी काम तो उसका हस्बैंड ही करता है ना। ऑफिशियली विजेता का नाम किसी महिला का रहेगा, बट उसके पीछे जो काम करता है वो पुरुष ही कर रहा है। तो ये सब सारी समस्या हैं, और कॉन्क्लूजन में आपको यही लिखना है कि ये जो आपने समस्याएं देखी हैं अभी 3-4, कि इन्हीं पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा। तो इस तरीके का कुछ समाधान लिख के आप अपने उत्तर को कॉन्क्लूड करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ वीटो पावर डिस्कस करना है, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स हैं इसी को डिस्कस करना है। तो ये 13 और 14 आप लोग जल्दी से लिख के बताइए। जिस दिन वीडियो देखा करें उस दिन मत लिखा कीजिए, अगले दिन लिखा कीजिए, या फिर जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को उसको अगले दिन ही लिखा करें, ठीक है। क्योंकि तुरंत पढ़ा हुआ तो आप तुरंत लिख लेंगे ना कॉपी पे, तो वो दिमाग को जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बातें बहुत हेल्पफुल होती हैं, इसको 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 अप्लाई किया कीजिए, ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं।